हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं राम सोनी। आज हम देखेंगे एस.सी. वर्मा वॉल्यूम 1 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव के पार्ट 2 के क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इस ऑब्जेक्टिव पार्ट 2 में एक क्वेश्चन के मोर देन वन आंसर्स होंगे। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 1, a situation may be described using different set of coordinate axes having different orientation. Which of the following do not depend on the orientation of axis? तो जैसे मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है यहाँ पर। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई वेक्टर बना देता हूँ मैं। जैसे मान लिया ये वेक्टर अपने पास, ये वेक्टर ए है। तो हम देखते हैं कि अगर इस कोऑर्डिनेट एक्सिस का मैं पोजीशन बदल दूँ, मान लिया इस पर्टिकुलर पोजीशन में इस वेक्टर ए का जो कंपोनेंट है एक्स एक्सिस के अलोंग, वो होगा ए कॉस थीटा। जैसे ही मैं ओरिएंटेशन चेंज करूँगा तो अपने पास क्या बदल जाएगा, थीटा बदल जाएगा। और थीटा बदलते ही वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट चेंज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग क्या बदलता है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बदलता है। ठीक है, ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग क्या बदलता है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बदलता है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि क्या नहीं बदलता है। तो ये तो बदलता है। अब देख लेते हैं क्या नहीं बदलता है। वैल्यू ऑफ स्केलर। वैल्यू ऑफ स्केलर का मतलब, जैसे मान लिया अपने पास एक स्केलर क्वांटिटी है मास, और मास जो है उसका वैल्यू है 25 किलोग्राम। तो अगर इस 25 किलोग्राम को मैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहीं भी रख दूं, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहीं भी रखने पर इसकी वैल्यू 25 किलोग्राम ही रहेगी, वो नहीं बदलेगी क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। तो ये नहीं बदलता है। इसके बाद में वेक्टर। वेक्टर बिल्कुल नहीं बदलेगा, क्योंकि हम देख लेते हैं कि अगर मैंने इसका ओरिएंटेशन बदल भी दिया, मान लिया जैसे मान लिया कि अब मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दिया, इस तरफ ऐसे और इधर ऐसे, तो ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। तो इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को मैंने थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया है, तो इसका कंपोनेंट बदल जाएगा एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग। लेकिन वेक्टर ए जो है, इस वेक्टर ए की न तो लेंथ बदली है न डायरेक्शन बदली है, अभी भी उसी डायरेक्शन की ओर है वो। ठीक है, इसका मतलब वेक्टर चेंज नहीं होता, और वेक्टर चेंज नहीं होता तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा। तो इस ऑप्शन में हम, इसमें क्या पूछा हुआ है, डू नॉट डिपेंड ऑन। तो डू नॉट डिपेंड मतलब इसमें से कौन कौन से फैक्टर जो है वो ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करते। तो हम कह देते हैं आंसर इसका क्या होगा, आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बिकॉज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर जो है वो बदलता है। थैंक यू। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें पूछा हुआ है लेट वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये पूछा हुआ है। ठीक है, ये कहा हुआ है इस क्वेश्चन में। अब आगे नीचे क्या दिया हुआ है कि वेक्टर सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेक्टर ए, इन दोनों का मोड, मतलब वेक्टर सी का जो मोड है, रिजल्टेंट का जो मोड है, वो ऑलवेज इसके कंपोनेंट के मोड से बड़ा होगा। ये जरूरी नहीं है। जैसे मान लिया अपने पास ये ए और बी हो, मान लिया, तो अगर ये वेक्टर ए हो और ये वेक्टर बी हो, ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, और रिजल्टेंट सी जो होगा, और रिजल्टेंट सी इस सिचुएशन में इस ए से कम भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ए और बी के बीच में एंगल जो है वो अगर ऑप्टिव्स हो, तो ये सिचुएशन हो सकती है पर्टिकुलर एंगल्स के लिए। तो मैं कह सकता हूँ कि सी जो वेक्टर है उसकी लेंथ जो है वो ऑलवेज ए से बड़ी नहीं होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर ए से, वेक्टर ए से सी की लेंथ कम है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू हैव सी इज लेस देन ए, सी एंड सी इज लेस देन बी। ये ऑलवेज पॉसिबल है कि नहीं, ये देख लेते हैं। जैसे मान लिया अपने पास ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ट्राइंगल के दो साइड्स के अलोंग मैंने सेम ऑर्डर में इसको अरेंज किया है, तो ये वेक्टर हो जाएगा इसका सी। तो हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर
कि जो C है उसका लेंथ जो है वो A से भी कम है एंड C का जो लेंथ है वो B से भी कम है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अब ऑप्शन सी जो है वो क्या है, सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी। ऑलवेज इक्वल टू नहीं हो सकता, देखो यहाँ पर मैंने देखा कि ए प्लस बी जो होगा, हमने यहाँ पे देखा अभी कि सी का जो लेंथ है वो ए प्लस बी, अगर इनकी लेंथ को मैं ऐड कर दूं तो सी का लेंथ उससे कम आएगा। तो ये कह रहा है कि ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल कब है कि सी की लेंथ ए प्लस बी के इक्वल हो सकती है। जैसे मान लिया ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, अगर दोनों को मैंने ऐड कर दिया सेम लाइन के अलोंग है और ये जो वेक्टर सी आ रहा है, तो इस सिचुएशन में मैं कह सकता हूँ कि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, तो ये कह रहा है ऑप्शन डी में, क्या कह रहा है, सी इज नेवर इक्वल टू ए प्लस बी, सी इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। और सी इज ऑलवेज इक्वल टू, तो ये भी नहीं है। तो सी उससे बराबर भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो हमारे पास ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, लेट एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी बी 120 एंड इट्स रिजल्टेंट बी सी। तो अपने पास चार ऑप्शन है, तो मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ किस तरीके से बनेगा। मान लिया अपने पास ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और इन दोनों में जो एंगल है 120 का मैंने बनाया है। ये मान लिया एंगल कितने का है, 120, और ये इसका जो रिजल्टेंट क्या है, वेक्टर सी है, रिजल्टेंट ए और बी का। तो अगर मैं a माइनस बी निकालना चाहूँ, c जो है अपने पास वो क्या है, वेक्टर c इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। अगर मैं a माइनस बी निकालना चाहूँ तो मैं एक जो डायगोनल है इसको यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, और इसका जो वैल्यू है इस डायगोनल का वो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, वेक्टर a माइनस वेक्टर b, और इसकी डायरेक्शन क्या है, इस तरफ। तो हम देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल जो बना है अपने पास, इसमें दो वेक्टर सेम ऑर्डर में है। कौन कौन से हैं, वेक्टर b प्लस ये जो वेक्टर मैंने a माइनस बी कंसिडर किया है वो। तो अगर इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो हम देख सकते हैं b से b कैंसिल हो जाएगा और इसका रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, वेक्टर a। डायग्राम से हमारे पास इस ट्रायंगल का जो थर्ड साइड है ये वाला, ये थर्ड साइड इसका रिजल्टेंट आ भी रहा है। तो हम देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल जो था अपने पास इस तरीके से, ये वेक्टर a, रिजल्टेंट वेक्टर b, और इसमें कुछ ऐसा ऐड करना है हमें कि इसका वैल्यू वेक्टर a आए, क्योंकि ये दोनों जो है उनका सेम ऑर्डर है। तो थर्ड साइड जो है अपोजिट ऑर्डर में रिजल्टेंट को शो करना चाहिए। तो b में ऐसा क्या ऐड करें हम कि a आ जाए, तो b में a माइनस बी ही ऐड किया जा सकता है। तो ये जो सेकंड डायगोनल है इसका, वो वेक्टर a माइनस वेक्टर b को शो करेगा। तो हम देख सकते हैं वेक्टर a माइनस बी का जो लेंथ है, जब एंगल 120 है इन दोनों के बीच में, तो a माइनस बी की जो लेंथ है वो वेक्टर c की लेंथ से ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि c का जो मॉड है वो वेक्टर a माइनस वेक्टर b के मॉड से ऑलवेज क्या होगा, इस कंडीशन में कम होगा। तो ये ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट है। ठीक है, थैंक यू। एक्स कंपोनेंट, क्वेश्चन नंबर 4, द एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ सेवरल वेक्टर्स। मान लिया अपने पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं, जैसे मान लिया एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने बनाया एक, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपने पास
वेक्टर ए भी है, वेक्टर बी भी है, वेक्टर सी भी है, बहुत सारे वेक्टर्स हैं। तो इन सब के मैंने एक्स कंपोनेंट निकाले, ठीक है। तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट मुझे मिल जाएगा, जो भी रिजल्टेंट वेक्टर आएगा इन तीनों का, उसका एक्स कंपोनेंट मुझे क्या कब मिल जाएगा, जब मैं इन तीनों वेक्टर के एक्स कंपोनेंट को ऐड करूंगा, ठीक है। और ये हम कह भी सकते हैं, मान लिया अपने पास जो वेक्टर आर है वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के वेक्टर सम से आ रहा है। तो हम आर को अगर कंपोनेंट फॉर्म में लिख दें, तो वेक्टर आर का एक्स कंपोनेंट वेक्टर ए के, वेक्टर बी के और वेक्टर सी के एक्स कंपोनेंट के सम के इक्वल होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, इज इक्वल टू द सम ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। जो जितने भी वेक्टर हैं ए बी सी, उन सब के एक्स कंपोनेंट का सम होगा रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट। रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट इन तीनों के वेक्टर सम के इक्वल है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब ये क्या कर रहा है, मे बी स्मॉलर देन सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मतलब क्या कह रहा है कि हमारे पास जो भी वेक्टर हमने लिए, जैसे मान लिया अपने पास जो वेक्टर थे उनका जो मैग्नीट्यूड निकाला मैंने, उनकी लेंथ को मैंने ऐड किया, तो ये कह रहा है कि इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है आर एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, यानी ये जो आ रहा है आर एक्स में भी स्मॉलर, ये स्मॉलर हो सकता है इनसे, तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हम देख सकते हैं, जैसे मान लिया कि अपने पास इन सब का जो सम है ए प्लस बी प्लस सी का सम क्या आ रहा है आर, तो आर स्क्वायर क्या आएगा, मान लिया वेक्टर आर जो है अपने पास वही आ रहा है आर एक्स आई कैप आर वाई जे कैप और आर जेड के कैप। तो वेक्टर आर जो है वो क्या है, इन तीनों के सम को शो कर रहा है, वेक्टर सम को, उसके रिजल्टेंट को शो कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि वेक्टर आर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, आर एक्स स्क्वायर आर वाई स्क्वायर आर जेड स्क्वायर और इसका रूट। तो दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, मे बी स्मॉलर देन सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द वेक्टर्स। रिजल्टेंट का जो एक्स कंपोनेंट है वो इस आर से स्मॉलर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, चेक कीजिए, चेक कर सकते हैं हम इसको, कि हमने इसमें क्लियरली देखा है कि आर एक्स जो है उसके साथ में दो क्वांटिटी ऐड होने के बाद में आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि आर एस जो है इस कंडीशन में अभी के लिए छोटा है, तो हो सकता है मे बी स्मॉलर। अब ये बताओ कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं, मे बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ऑल वेक्टर्स, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये ग्रेटर हो सकता है क्या, आर एक्स जो है वो आर से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर मैं आर वाई और आर जेड का वैल्यू जीरो भी कर दूं तो भी आर एक्स का वैल्यू आर के इक्वल हो सकता है, ठीक है। अगर इन दोनों का वैल्यू जीरो रख दिया जाए, यानी इस वेक्टर आर का वाई और जेड के अलोंग कोई कंपोनेंट नहीं हो, तो आर की वैल्यू आर एक्स के इक्वल आ जाएगी। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है, तो ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, आंसर ए बी और डी, ठीक है। क्योंकि आर एक्स जो है वो कभी भी आर से बड़ा नहीं हो सकता, कंपोनेंट कभी बड़ा नहीं हो सकता, छोटा हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, लेकिन बड़ा नहीं हो सकता। थैंक यू। फिफ्थ क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड डी में बी ग्रेटर देन ए बी। अब देखो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी, फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। अब जब इसका मैग्नीट्यूड लगा देते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड लगाने के बाद में यहाँ पर एन कैप क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। तो अपने पास जो है साइन थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है साइन थीटा की, +1,
मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1 और बीच में वैल्यू क्या होती है साइन थीटा की 0 भी हो सकती है। ठीक है, तो साइन थीटा की ये 3 वैल्यू भी पॉसिबल है। तो जब +1 हो तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा ab, जब 0 हो तो 0 आ जाएगा और नहीं तो -ab आएगा। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर प्रोडक्ट का, दो वेक्टर का, वो ए बी के इक्वल आ सकता है। ठीक है, 0 आ सकता है। ठीक है, ए बी से कम आ सकता है, लेसर आ सकता है, लेकिन ग्रेटर वैल्यू दिख रही है क्या ए बी की? ए बी के इक्वल है, 0 है, ए बी से कम है, लेकिन ग्रेटर वैल्यू नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत है, बाकी 3 सही है। तो मैं कह सकता हूँ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सी और डी। थैंक यू।